बारे में है. It is giving the data which compares previous year's November's revenue collection data to this year's November's revenue collection data, which is a good rise according to the data. So GST revenue नवंबर मंथ के लिए हुआ है जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं वो हुआ है 1,45,867 करोड़, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है. ये लास्ट ईयर के नवंबर मंथ से 11% ज़्यादा है. ऑल्दो अक्टूबर से 4% कम है, बट रेवेन्यू इम्पोर्ट गुड से 20% हायर आया है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स. जैसे कि हम बाकी डेटा देखें तो हमारा स्टेट का और सेंटर का जो कलेक्शन रहा है उसमें 59,678 करोड़ CGST से मिला है एंड 61,189 करोड़ SGST से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है. तो और अगर स्टेट वाइज देखें तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में जिनका डिक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और केरला ने 2% से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, पंजाब का 10% से, हिमाचल प्रदेश का 12% से और गोवा का -14% से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. और जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या बिहार का देखा जाए तो उनके रेवेन्यू कलेक्शन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है. नेक्स्ट वी कैन सी सम एब्रीवेशंस जैसे CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊँ तो प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट इज़ हमारे एडिटोरियल की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट, उसकी इंडिपेंडेंसी और लेजिटिमेसी से. तो सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत टाइम से इशू चल रहा है एक डिबेट चल रही है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है उसका क्या प्रोसीजर रहना चाहिए. सो अभी मैं आपको अगर करंट सिचुएशन बताऊं तो करंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कॉलेजियम होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही पार्ट लेते हैं. वो लोग जिन जजेस को या लॉयर्स को समझते हैं कि वो अपॉइंटमेंट के लिए सूटेबल है अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वो उनका नाम रिकमेंड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को. फिर यूनियन गवर्नमेंट उन नामों को देखती है एंड देन इट सेंड्स बैक टू सुप्रीम कोर्ट विद इट्स अफर्मेशन. बट नाउ अ डेज़ क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम से नेम्स गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रही है एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. दैट इज़ द मेन इशू. तो नाउ सुप्रीम कोर्ट इज़ ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव्स that they are trying to hamper the independent procedure of Supreme Court. They are trying to snatch away the independency of the Supreme Court. So now our author has given his point of view over this matter. मतलब he has given us both the sides. सबसे पहले तो अबाउट द कॉलेजियम. अब ना कॉलेजियम का जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो कोई जानता नहीं. इट इज़ नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. कॉलेजियम कैसे, क्या प्रोसीजर, क्या क्वालिटीज़ देखता है वो कोई नहीं जानता. जो हमारे तीन जजेस होते हैं कॉलेजियम में वो डिसाइड करते हैं. अब जो हमारे किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर लेते हैं, उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि वो अपने हिसाब से अपने रिश्तेदारों को या अपने जानने वालों को या अपने फेवर करने वालों को अपॉइंट कर देते हैं. तो रिजिजू का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है और वो बहुत टाइम से कह रहे हैं. प्लस ये यूनियन गवर्नमेंट जानती है कि रिजिजू बहुत हैवी वोट से जीते हैं तो उनके बातों का इन्फ्लुएंस लोगों पर पड़ेगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट अपनी लेजिटिमेसी लूज़ कर देगा. So it is a very critical situation for Supreme Court to maintain its independency and legitimacy. दूसरी साइड है सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि वो कह रही है क्योंकि हम नेम्स रिकमेंड करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है हमें हमारे नेम्स वापस नहीं दे रहे हैं, वो अपने पास रखे हैं बहुत टाइम से. और वो उनका एक तरीका है कि वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर करना चाहते हैं. वो जो उसके सिलेक्शन ऑफ जजेस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट उनके विल के अकॉर्डिंग चले. क्योंकि अगर वो अल्टीमेटली क्या होता है जब वो रिटर्न नहीं करते हैं तो फाइनली लोग अपना नाम वापस ले लेते हैं. तो उससे एक तरह से जो पार्लियामेंट की जीत होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट जिन नामों को भेज रही है वो नाम पार्लियामेंट अप्रूव ही नहीं कर रहा है. तो भले ही वो मना नहीं कर रहा है ऑन द फेस ऑफ इट,
कुछ कह नहीं रहे हैं, पर ये एक तरह से तरीका है कि जो अपॉइंटमेंट्स है उनको रूल करेगा यूनियन गवर्नमेंट। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के या रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल नहीं कर पाएगा पार्लियामेंट के डिसीजन को, ये उनका क्लेम है। सो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इसमें दिए हैं, सो लाइक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, the new CGI, carries a reputation of being a liberal judge with a strong and independent voice. So it is about the our new CGI. He has been very independent and liberal, and he is very fearless person. Even though Bharatiya Janata Party was ruling, still he criticized that 2019 Ayodhya Babri Masjid case. Supreme Court has taken up the question of inaction on the part of the union government in notifying that we have already discussed कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिकमेंडेशंस को वो नोटिफाई कर ही नहीं रहे हैं, ये वायलेशन है एक तरह से, उनको ये करना चाहिए। उनके रिटर्न में रिजिजू ने और उनके अटॉर्नी ने बोला है यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 19 रिकमेंडेशंस कॉलेजियम के रिटर्न किए हैं प्रोसीडिंग से बहुत दिन पहले। अब क्या है, सस्टेन्ड diatribe against the court from a union minister who has been appointed by a government with a big majority and popular support. This is again the union minister Rijiju, that obviously उनके वर्ड्स लोगों तक पहुँचेंगे, तो क्योंकि जिसको उन्होंने इतनी बड़ी वोटिंग से जिताया है, इतना मास सपोर्ट है, उनके लोगों का, उनकी बातों का इन्फ्लुएंस लोगों पर होगा। एंड दिस कंट्री इज़ अबाउट द पीपल। अब दोनों साइड के ब्लेम की अगर हम बात करें तो अब स्टोरी की बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जिन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि बनी थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का और जुडिशरी का दोनों का बराबर का रोल था किसी भी कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उस डिसीजन को खारिज कर दिया था और अपना कोलेजियम बना लिया था। उसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने ऐसा एक्नॉलेज तो किया था कि उसके कॉलेजियम सिस्टम में इंटरवेंशन है, तो उन्होंने क्या बोला था कि हमें एक रेफरेंडम देना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी टुक द पोजीशन बिफोर द बेंच दैट द राइट एंड पावर टू फ्रेम द एमओपी वाज स्क्वायरली इन इट्स फील्ड, कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि एमओपी के बनाने की पावर तो उसकी साइड है। तो फिर उसके बाद आगे कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं, कोर्ट्स ने बोला कि एमओपी यूनियन गवर्नमेंट तैयार कर दे, लेकिन वो एलिजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लेंट सबको रिड्रेस करे और उसके बाद मेमोरेंडम दे। मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द कोर्ट एंड गवर्नमेंट कुड नॉट फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों गवर्नमेंट और कोर्ट का आपस में कोई ग्राउंड मिला नहीं है, दोनों में लड़ाई हो गई। तो अल्टीमेटली एनजेएसी जो था हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन थ्रू 2014 एक्ट, उसको हैम्पर कर दिया गया और कोलेजियम को कंटिन्यू कर दिया गया। The change of guard at the office of the CJI seems to have brewed a storm that threatens to disrupt this calm. अभी जो CJI के ऑफिस में हो रहा है उससे पता चला है कि इसके आगे जाके भी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक काफ़ी हैवी टेंशन होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन दोज अपॉइंटमेंट्स। द कोर्ट हैज़ ट्राइड टू रेजिस्ट दिस प्रोसेस although the flawed method of collegium system. The process initiated through a much criticized reinterpretation of the appointment procedure in the constitution fails to fulfill basic demands of transparency and accountability and remains prone to the charges. एक्चुअली इस पार्ट में यही कहा जा रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम है ना करेंटली, वो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है कि किन लोगों को किन्हें अपॉइंट करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सो इट इज़ अ फाइट बिटवीन द बोथ। तो धीरे धीरे द एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम वुड बी फॉर द कोर्ट टू वॉलंटरीली टेक अप रिफॉर्म्स। ओके, तो ऑथर इज सेइंग कि कोर्ट को अपने आप से रिफॉर्म ले लेने चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में। आगे आने वाले कोई भी मतभेद को, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने वाले कोई भी मतभेद को अवॉइड करने के लिए, तो उसे खुद ही अपने आप रिफॉर्म कर देना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम जल्द से जल्द, ताकि लोगों को उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई डाउट ना रहे और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए और सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी जाए भी ना। फिर नेक्स्ट है सेफर रोड्स फॉर अ ग्रीनर मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। दिस हैज़ बीन गिवन बाय पीयूष तिवारी, फाउंडर एंड CEO ऑफ सेव लाइफ फाउंडेशन। अब सबसे पहले हम सेव लाइफ फाउंडेशन एक कमिटी है जो कि
सेविंग लाइफ्स ऑन रोड्स, मतलब रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वो कमेटी है वो द फाउंडेशन ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर प्रोग्राम के अंडर ये सब करती है। तो इसमें क्या है कि मोस्टली जो ये तो हमें पता है कि हमारे व्हीकल्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं थ्रू एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट इसके अलावा इन्होंने अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व किए हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे व्हीकल्स की जो बॉडी होती है, जो जिससे वो बनते हैं, वो टॉक्सिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि लेड, मर्करी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। ये सब चीज़ें ऑलरेडी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। फिर फ्यूल और फ्लूइड लीक्स की प्रॉब्लम भी हमने बहुत देखी है। सेवियर रोड क्रैशेस लीड टू ऑटोमोबाइल रैकेज, और जो रोड क्रैशेस होती हैं तो इसकी वजह से भी हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं। इवन बाय द टाइम वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। उस केस में क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग का प्रोसीजर है नहीं, तो उनको ऐसे ही डंप कर दिया जाता है। अब ऐसे ही डंप करने की वजह से जिस मटेरियल से वो बने हैं या जो लीकेजेस उनमें हो रही है, उसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा होता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन इन टू नोटिस। इधर देखो इन्होंने दिया है लीड्स टू द लीकेज ऑफ hazardous constituents सच एज ऑयल्स, कूलेंट्स, ग्लास वूल, ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो हमें उसके डीके करने का या रिसाइकलिंग का प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो रिसाइकल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, रिसोर्स इफेक्टिव होगा, एंड रिसाइकलिंग इज़ ऑलवेज गुड। सेकेंडली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका इन्होंने बोला स्पीडिंग लिमिट। रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर क्लोजली इंटरवाइंड कॉन्सेप्ट्स। ये बोल रहे हैं कि रोड सेफ्टी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोनों इंटरवाइंड कंसेप्ट है, मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक होगा तो दूसरा ज़रूरी है, हम दोनों में से एक भी फैक्टर अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर रोड क्रैशेस इज स्पीडिंग। इसने बोला है कि 2020 में अकेले ही स्पीडिंग 91,239 रोड क्रैश फैटेलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिसमें से 69.3% रजिस्टर हुए हैं, जो उनमें से जिन लोग की डेथ हो गई है। तो स्पीडिंग 60% से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम उसे स्पीडिंग को कम कर सकें तो हमारा फ्यूल भी सेव होगा, और फ्यूल सेव करना इज़ फाइनली लीडिंग टू एनवायरमेंट सेफ्टी एंड मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। Like we have seen here, simulation exercise in Europe have demonstrated that cutting motorway speed limits even by 10 km per hour can deliver 12% to 18% fuel savings for current technology passenger cars. अभी की जो टेक्नोलॉजी की पैसेंजर कार्स निकल रही हैं, अगर स्पीड लिमिट्स 10 किलोमीटर पर आवर से भी कम कर दी जाए तो 12 से 18% फ्यूल सेव हो सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इससे जो पॉल्यूटेंट एमिट हो रहे हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, जो डीजल व्हीकल से होते हैं उससे वो कम होंगे और हमारी एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगी। फिर एम्स्टर्डम के डेटा की बात करें तो उन्होंने डेटा दिया है कि उन्होंने 100 से 80 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम करी है, तो इससे पर्टिकुलेट मैटर 15% तक रिड्यूस हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट इट सेल्फ। स्टडीज़ ने ये भी कहा है कि हाईवे स्पीड लिमिट 96.5 किलोमीटर पर आवर जो होती है वो 25% मोर एफिशिएंट होती है 120 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट है इंडिया। इन इंडिया द ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी बाय द सेव लाइफ फाउंडेशन, मतलब इंडिया में सेव लाइफ फाउंडेशन है, उनका ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर सोल्यूशन है। उन्होंने बोला है कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी सीरियसली होना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें स्पीड लिमिट पे ध्यान रखना चाहिए, और इसको हमें इंजीनियरिंग और इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी से भी लाना चाहिए। मतलब व्हीकल इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम स्पीड लिमिट कर सकें। फाउंडेशन ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर प्रोग्राम विच वॉज डिप्लॉयड टू द मुंबई पुणे एक्सप्रेस इन 2016। ओके, सो दे आर टेलिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स। इन्होंने क्या किया है, रोड फैटेलिटीज़ में अपने मेथड से स्पीड कम करवा के 52% रोड फैटेलिटीज़ कम करवा दी है। सेकेंड, फिर मुंबई पुणे हाईवे की बात करें तो वहाँ पे 61% रोड फैटेलिटीज़ कम हुई है, एंड लाइक वाइज इनके तरीके बहुत अच्छे हैं, कोलिजन्स कम हो रहे हैं। सेकेंडली सिग्नेज की बात करें, अगर सिग्नेज मतलब जो बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं रास्ते में, वो जिन मटेरियल के बनते हैं वो एस्बेस्टॉस है, और एस्बेस्टॉस अपने आप में ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है। सो वी शुडेंट यूज़ एस्बेस्टॉस, बट वी कैन रिप्लेस इट विद एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट। सो इट हैज़ बीन मच appreciated to use aluminium composite, although it is costlier than
asbestos, but still using it will be very good for a sustainable environment, which is the need of the hour. The priority is protecting our environment, if because if it is not protect we are not protecting it, then we must end up losing everything in the end. We all know that. And right now all of the meetings and everything, and after the COP27 मीटिंग, कार्बन न्यूट्रल करना कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और हम लोग सबको पता ही है, हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव करना चाहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे. तो इन सब रिस्पेक्ट में भी ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ कंक्लूजन में ही हैज सेड रोड्स एंड द एनवायरनमेंट आर इनसेपरेबल स्पेसेस, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली ले जा सकते हैं, अलग अलग ले जाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए. सेफर रोड्स और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ रोड ओनिंग एजेंसी, enforcement officials and the public. Now if we talk about mixed bag, mixed bag is again talking about the GDP and GVA of the country. GDP is gross domestic product, GVA is gross value added. As the name suggests, it is talking about the mixed inputs from different factors. So if we say that latest official GDP estimates show the economy's expansion deaccelerated in July September period. Okay, जो GDP एक्सपेक्शन है वो जुलाई सितंबर पीरियड में कम हुआ था. ईयर ऑन ईयर कमी हो रहा है. सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग, अ ब्रॉड स्लो डाउन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और प्राइवेट कंजम्पशन, इन तीनों में लॉस हो रहा है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम ईयर टू ईयर अर्लियर पीरियड. पिछले साल से ज़्यादा हर साल जीडीपी जो है 6.3% से बढ़ रहा है. शार्प डिक्सेलरेशन फ्रॉम 13.5% एक्सपेंशन पोस्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई सितंबर. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर दिस ईयर जो डिक्लेरेशन था वो था 13.5%. जुलाई सितंबर का 8.54% पेस था. नाउ 6.3% से ग्रो कर गया है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is projected to have grown by 6.3% from the year earlier period. A sharp deceleration from the 13.5% expansion posted in the first quarter and July September to 8.4%. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में ये तो हमने पढ़ ही लिया है. फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% एक्सपेंशन था, फिर जुलाई और सितंबर में 8.4% पेस था, बट अब वो 6.3% हो गया है. तो उससे डी एक्सेलरेशन है. अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिड साइड की बात करें तो जो हमारे 8 सेक्टर्स हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, होमिनस कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, सेक्टर ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल, रियल्टी, प्रोफेशनल सर्विसेज, ईयर ऑन ईयर इनमें एक्सेलरेशन ग्रोथ हो रहा है. And 5 sectors including agriculture, electricity, gas, water supply and other utility services, construction posted sequential contractions reflecting the heightened uncertainty than the global slowdown. इन वाले फैक्टर्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी आ गई है. लाइक अगर हम डेटा की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ हम बात करें तो 25.9% हुई थी. लेटर श्रिंकिंग हुई थी 4.54% से, और उसके बाद 1.3% एक्सपेंड हुआ था अप्रैल जून के पीरियड में. प्राइवेट कंजम्पशन जो होता है, फेस्टिव लेड रिबाउंड की बात करें तो 1% ग्रोथ हुआ था. 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में बाय प्राइवेट बिजनेसेस. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरम ने बोला है कि कंट्री इज़ ऑन ट्रैक, कि अगर वो 6.8% टू 7% ग्रोथ फिस्कल अचीव करे. द ऑफिशियल कोर सेक्टर डेटा फॉर अक्टूबर शोइंग कंबाइंड आउटपुट अक्रॉस द 8 की इंडस्ट्री, जो ये 8 की इंडस्ट्रीज़ का हमारा कंबाइंड आउटपुट है, ये काफ़ी अच्छा है. एंड तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ डाउन जा रही हैं, कुछ अप जा रही हैं, पर ओवरऑल हम 6.7% से, कंट्री 6.3% से आ गया है. सो विच इज़ गुड. अब नेक्स्ट इज़ अबाउट इलेक्शन कमिश्नर्स. सो ये न्यूज़ बहुत टाइम से हमारे उसमें है, न्यूज़ में चल रहा है. तो दिस इज़ अगेन अ फाइट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. दे आर अब इट इज़ अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर्स.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम सबको पता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इलेक्शंस के होने के लिए, ट्रांसपेरेंट होने के लिए और चीटिंग फ्री होने के लिए और इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरह से कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में राइट नाउ करेंटली तीन मेंबर्स होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 1 इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर्स को ही जनरली प्रमोट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, जबकि ये कोई रूल नहीं है बट इट इज़ डन। एंड प्रेजेंटली जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है और उनकी टर्म 6 ईयर्स की होती है। अब इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेम चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उनके इन इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं है, उन्हें क्राइटेरिया नहीं पता कि किस क्राइटेरिया पे ये इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि एक कॉलेजियम बनना चाहिए, एक प्रॉपर रिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए जिससे अपॉइंटमेंट हो। सेकेंडली वो बोल रहे हैं कि सेकेंडली उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या पार्लियामेंट है या रूलिंग पार्टी कह लो, तो वो उन्हीं लोगों को जनरली ऐसे ही लोगों को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं जो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है जो 64 इयर्स का है और उस टाइम पे उसे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तो उसके पास क्या उतना टाइम बचेगा कि वो अपनी टर्म कंप्लीट कर सके? नहीं बचेगा। 6 साल पूरे ही नहीं हो रहे, 1 साल में 65 इयर्स पे उसे अपनी टर्म छोड़नी पड़ेगी। और 1 साल में आप कितना ही रिफॉर्म ले आओगे, आप कितना ही सिस्टम को जान लोगे, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये गवर्नमेंट की ट्रिक है अपने फेवर में काम करवाने की, कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, इनको 1-2 साल का टाइम दे रही है, तो वो लेजिटिमेटली कोई एक्शन ले ही नहीं पाते हैं बेचारे। तो उसका कहना है कि एक पूरी की पूरी कमेटी बने जो अच्छे से अपॉइंटमेंट करे, जिसमें CJI भी पार्ट ले, सुप्रीम कोर्ट भी पार्ट ले, अपोजिशन पार्टी भी पार्ट ले एंड रूलिंग पार्टी भी पार्ट ले, जिससे कि ये प्रोसीजर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो थोड़ी सिक्योरिटी फील करें। बट इस पे जो हमारा पार्लियामेंट है उसका रिस्पॉन्स ये है कि उसका कहना है कि ये अनरीजनेबल है, बिकॉज सेम चीज़ CJI के साथ भी होती है, वो भी कभी कभी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो इंडिपेंडेंसी एंजॉय नहीं करते हैं। प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म पीरियड उसी टाइम से नहीं देखना चाहिए जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। जब वो इलेक्शन कमिश्नर था उस टाइम पे भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट था, वो सब कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर बाद में डिसीजन ले पाते हैं। अगर कुछ करना ही है तो ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी सेम प्रोसेस, सेम सिक्योरिटी दे सकते हैं जो कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए देते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हम इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि रैंडमली गवर्नमेंट जब चाहे उनको नहीं निकाल सकती। दे आर सिक्योर इन देयर पोजीशन। पूरा का पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस लगेगा तब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोजीशन से निकाला जा सकता है। इन दैट टर्म्स ही इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही वांट्स टू टेक और एनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही वांट्स टू मेक, एंड ही हैज़ अ सफिशिएंट टाइम टू थिंक ओवर दैट जिस टाइम पे वो इलेक्शन कमिश्नर्स थे। प्लस हमें रिफॉर्म ये कर सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, तो हम उनको भी इम्पीचमेंट प्रोसेस की सिक्योरिटी दे देते हैं। दैट्स इट, एंड दैट इज़ द डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर, और इसी में पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे तीनों लोगों का। अभी नेक्स्ट इज़ G20 प्रेसिडेंसी। अनपैरेलल्ड है, ये जयशंकर ने कहा है। अनपैरेलल्ड मतलब हुआ कि एकदम नया एक्सपीरियंस है, इस तरह की प्रेसिडेंसी कभी नहीं हुई है, किसी कंट्री के द्वारा नहीं की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एरा इस टाइम वर्ल्ड में चल रहा है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली चल रही है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, लोग कार्बन न्यूट्रल का एजेंडाज ले रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ऑयल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही है। इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स में अगर प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, सो दैट विल बी अ कंप्लीट
डेफिनेटली न्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए न्यू एक्सपीरियंस है ही, बट इस ग्लोबल सिचुएशन में प्रेजिडेंसी करना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी अनप्रेसिडेंटेड न्यू, बिकॉज अर्लियर ऐसा वो टाइम नहीं था वर्ल्ड का जब बाकी लोग की प्रेसिडेंसी आई, बट इंडिया की प्रेसिडेंसी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स पे आई है, जब उसे G20 में 19 अदर कंट्रीज़ को जिनका कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन कंडक्ट करते हैं, जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइंड्स हैं, उनको एक साथ लाना, उनको एक एजेंडा पे यूनाइट करवाना, और ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। बट उनका कहना है हम इसे इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। ही इज सेइंग कि like we can see it here, the occasion was marked by a range of public events, बहुत सारे public events होंगे, 100 monuments, landmarks across the country जिनको दिखाया जाएगा. It is a crucial responsibility that is being assumed by India at a very challenging time in world, same as we had already discussed कि बहुत challenging time चल रहा है. इस time पे ये presidency करना अपने आप में बहुत बड़ी और unprecedented बात है. अब नेक्स्ट इज़ कि मिस्टर जयशंकर का बोलना है कि G20 ब्रॉट टुगेदर लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडेड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ये लीडिंग इकोनॉमीज़ है और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन अपने में इन्वॉल्व अकेला G20 ही कर लेता है. इंडिया ने बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, सिंगापुर, नाइजीरिया, नीदरलैंड्स, ओमन, स्पेन और UAE को इनवाइट किया है. कम से कम 200 इवेंट्स होने वाले हैं जो ये प्रेसिडेंसी मार्क करेगा. रिजल्ट ऑफ G20 ये होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड के फेस करने के लिए रेडी रहेगा और वर्ल्ड इंडिया को जान पाएगा, इंडिया को फेस करने के लिए रेडी रहेगा. जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को अपने लेवरेज में यूज़ कर ले. लाइक इट कैन इंडोर्स इट्स कल्चर. हमारा इतनी डाइवर्स मल्टीकल्चरल कंट्री है, इसको हम आगे ले जा सकते हैं जिससे हमारी सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट पावर बन जाए और सबके सामने इमेज बहुत अच्छी बने. एंड दे वुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स that has been made by our ministers by the time, and how we are able to hold so many diverse features and so many diverse people together. Apart from announcements in public venues and vehicles, the occasion was marked by illumination of world famous Indian monuments such as Qutub Minar, Fort Velar in Tamil Nadu, Golconda Fort in Hyderabad, Hazardori Place in मुर्शिदाबाद एंड द एंशंट पैलेस इन ले आर द अदर मॉन्यूमेंट्स. इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई. इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अपने टूरिज़्म को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं. ऐसे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ पिछले आर्टिकल से. आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट. जो लास वेगस है वो अकेला ही 30 मिलियन टूरिज़्म देता है US को, और हमारी पूरी की पूरी कंट्री मैक्सिमम 22 मिलियन हमारा कंट्री का टूरिज़्म इतना रेवेन्यू दे पाता है. जबकि हमारा जो कंट्री है वो बहुत अच्छी टूरिस्ट लोकेशंस कंसिस्ट करती है. यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड नेचर है जिसको हम ग्लोबली प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने लिए टूरिज़्म गेन कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री के टूरिज़्म रेवेन्यू में बहुत प्रॉफिट होगा एंड इट विल एनहेंस आवर इकनॉमी रिस्पेक्टिवली. Sources said apart from the main events, preparation result of G20. Okay, fine, we have discussed this. Now next is manufacturing PMI signals output orders at 3 mth high. Okay, November saw India's manufacturing sector record the best uptick in output and the new orders since August, with falling input cost lifting sentiment to an 8-year high as per the Ascend Global India Manufacturing Purchasing Index. The index rose to 55.7 from 55.3 in October. Okay, so it is saying manufacturing industry में बहुत बड़ा boom आया है. It has increased और input cost कम हुई है. So it is a very good opportunity plus improvement in the manufacturing sector. जो हमारी purchasing managers index के according जो इंडेक्स है वो 55.7 राइज हुआ है एज़ कम्पेयर टू 55.3 इन अक्टूबर. कंपनीज जो है वो नोटेबली इम्प्रूव कर रही हैं. और
नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तैयार कर रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, सो एवरीबडी इज़ preparing for that. Inflation and input costs dropped sharply to the lowest in 28 months. Input costs में inflation 28 months में बहुत sharply drop हुआ है. कॉस्ट ऑफ मेटल, पेपर, ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बढ़ रहा है, बट प्रोड्यूसर के कॉस्ट जो मतलब वो अपनी तरफ से फिर भी कोई कॉस्ट बढ़ा नहीं रहे, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. Participants were also strongly confined in both buoyancy of demand and their ability to lift production. ओके, सो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंपनीज है जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो डिमांड को पूरा करेंगे और अपने प्रोडक्शन को लिफ्ट करेंगे, वो उनका मानना है. सो इट इज़ अ वेरी गुड बूम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इंडिया सेट टू ऑफर इंसेंटिव्स टू बूस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंसेंटिव्स ऑफर होंगे, दैट मीन्स सब्सिडीज़ बढ़ेंगी, टैक्सेस कम होंगे, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलेगी कि हम लोकली अपने लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, जिसकी हेल्प से हम फॉरेन एक्सचेंज में 25 बिलियन सेव कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही. अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी स्टैटिक टॉपिक को न्यूज़ में से और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आप चाहते हैं मैं किसी वर्ड को या किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को और अच्छे